आज के क्लास में हम लोग नए चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। हम लोग पता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव क्या होता है, हानिकारक होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसा भी पाया जाता है जो हम लोग के लिए क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं। मतलब मानव के लिए फायदेमंद होते हैं। तो हम लोग आज वैसे सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हम लोग के लिए क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है। कल्याण मतलब क्या, कुछ अच्छा हो मानव के लिए। जैसे हम लोग दही का जो बैक्टीरिया होता है, सूक्ष्म जीव होता है, वो हम लोग के लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। इसी को यहाँ पर जानने वाले, इस धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जीवधारियों में भिन्न भिन्न तरह के पौधे, जंतुए एवं सूक्ष्म जीव होते हैं। हमको पता है कि अलग अलग पौधे होते हैं, अलग अलग जीवधारी होते हैं, कुछ जंतु होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे हम लोग सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं देता है, इन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते। वैसे लिखा हुआ है किंगडम मोनेरा में यह हर प्रकार के प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव का सम्मिलित किया गया है। तो अगर किंगडम में बांटा जाता, किंगडम जो मोनेरा में बांटा गया है, इसी मोनेरा के अंदर क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया है, जिसका कोशिका पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। इसी के अंदर सूक्ष्म जीव को भी रखा गया है। इस किंगडम में विभिन्न प्रकार के जीवाणु होते हैं। तो इसी किंगडम में जितना प्रकार के जीवाणु होते हैं, सभी जीवाणु को इसी किंगडम में रखा गया है, जो सर्वव्यापी है। यह वायु, भूमि तथा जल में रहते हैं। तो कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, वायु पे हो सकते हैं, किसी भूमि पर हो सकते हैं, जल में हो सकते हैं। पृथ्वी में लगभग 16 फीट की गहराई तक जीवाणु मिलते हैं। तो पृथ्वी के अंदर खोदा जाता है तो 16 फीट की गहराई तक जीवाणु मिलते हैं। तो 16 फीट तक हम लोग जीवाणु देखने को मिलता है पृथ्वी के अंदर। जीवाणु मनुष्य के मुख्य गुहा, त्वचा, आंतों, दूध, फल, सब्जियों में भी पाया जाता है। अब इस बात को भी जान ले कि जीवाणु जो होता है हम लोग मुख्य गुहा के अंदर भी होता है, मुंह के अंदर भी होता है, त्वचा पर भी होता है, आँखों में भी होता है, दूध में भी होता है, फल में भी होता है, सब्जियों में भी होता है। तो सब जगह जीवाणु छाया हुआ है। यह प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे बर्फ की परतों के भीतर, गर्म झरनों, गीजर के जहाँ 100 डिग्री तक तापमान रहता है, उच्च अम्लीयता वर्षा वाले आदि में भी पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग जगहों पर भी देखने को मिलता है। जहाँ पे बहुत बर्फ है, बर्फीली ठंडा जगह है, वहाँ पर भी रहेगा। जहाँ पे गर्म झरना होता है, जहाँ पे लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, वो वहाँ पर भी जीवित रहता है, ऐसा देखने को मिलता है। अन्य जीवों का रहना संभव नहीं है। ऐसा जगह पर रहता है सूक्ष्म जीव जहाँ पे दूसरा जीव नहीं रह सकता है, लेकिन वो वहाँ पे जीवित रह पाता है। कुछ जीवाणु उबालते ही पानी में क्या हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। तो कुछ जीवाणु ऐसे ही होते हैं कि उबालते ही पानी में वो क्या हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। और कुछ जीवाणु उबालते ही पानी में वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस बात को भी जानना चाहिए। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, ये सभी को पता तो होना ही चाहिए। जीवाणु के अतिरिक्त अन्य तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो ये जीवाणु सूक्ष्म जीव ही है एक प्रकार के, लेकिन सूक्ष्म जीव में और भी चीज़ें आता है। जैसे विषाणु, जो वायरस होता है वो भी सूक्ष्म जीव के ही अंदर आता है। तो जो प्रोटोजोआ होता है वो भी सूक्ष्म जीव के अंदर ही आता है। जो कवक होता है वो भी सूक्ष्म जीव के अंदर ही होता है। या वायरस जो होता है वो भी सूक्ष्म जीव के अंदर आता है। या विरियान आता है, प्रियन आता है, ये सब के सब सूक्ष्म जीव ही बोला जाता है। तो विषाणु के साथ साथ जीवाणु के साथ साथ विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, ये सब अभी सब नाम सुने हुए हैं। ये सब के सब किसके अंदर आ जाता है, ये सब के सब सूक्ष्म जीव के अंदर आता है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जीवाणु एवं कवकों को प्रयोगशाला में पोषण मीडिया में संवर्धित किया जाता है। तो इसको जीवित रखा जाता है प्रयोगशाला में। जीवाणु हो या कवक हो, प्रयोगशाला में जीवित रखा जाता है संवर्धन माध्यम में डाल के। इससे इसके अध्ययन में सुविधा होता है, उसके बारे में लोग जानकारी पता कर पाते हैं कि जीवाणु किस प्रकार के या कवक किस प्रकार के। सूक्ष्म जीवों का मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे से घनिष्ठ संबंध होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, अब जैसे मनुष्य से भी उसका संबंध होता है, पशु से भी होता है, पेड़ पौधे से भी होता है, क्योंकि प्रायः हर स्थान पर ये उपस्थित रहते हैं। तो लगभग हर एक जगह देखने को मिलता है, पशुओं में भी, पेड़ पौधों में भी, मनुष्य में भी। समानता हमारी यह धारणा है कि सूक्ष्म जीव से हमें अनेक हानियाँ होती है। बहुत ऐसा लोग बोलते रहते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं उससे हमको हानि होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है।
अध्याय 8 में आपने सूक्ष्म जीवों से होने वाले मानव रोगों के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। अध्याय 8 में हम लोग ये भी चीज़ें पढ़े थे कि सूक्ष्म जीव से किस किस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी सूक्ष्म जीव है जो हम लोग के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। यहाँ हम ऐसे सूक्ष्म जीव के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो मानव का कल्याण कर सके, मानव के लिए लाभप्रद हो सके। हम लोग हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले नहीं हैं। ये सूक्ष्म जीव का अलग अलग सब स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इस प्रकार का दिखता है। जब हम उसको बड़ा करके देखते हैं तब, सूक्ष्मदर्शी से जब देखते हैं। अब घरेलू उत्पादन, घरेलू सामान बनाने में सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पर उपयोगी होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ऐसा बहुत सारे घर में घरेलू सामान बनाते हैं जहाँ पे हम लोग सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं। जैसे आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले सूक्ष्म जीव का उपयोग विभिन्न प्रकार के घरेलू उत्पादों के निर्माण में होता है, जिसका प्रयोग प्रतिदिन हम लोग करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हैं दूध से। दूध से दही का बनना, ये सूक्ष्म जीव के द्वारा ही बन पाता है, अदरवाइज दूध से दही नहीं बन सकता। दूध में पाई जाने वाले शर्करा लैक्टोज को कुछ जीवाणु जैसे लैक्टोबैसिलस केसियाई या लैक्टिस एसिड बैक्टीरिया किण्वन की प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। इससे दूध खट्टा हो जाता है और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध में पाए जाने वाले केसिन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही बनाने में सहायता करती है। सिंपल चीज़ यही है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है ये दूध में पाए जाते हैं। ये क्या करता है, जो प्रोटीन होता है केसिन नामक प्रोटीन को छोटे छोटे बूंदों में बदल के एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करता है। तो घरेलू उत्पादकों में सूक्ष्म जीव हेडिंग डालना है, इसमें कुछ हम लोग पॉइंट याद रखेंगे। कुछ कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसको लैक्टिक बैसिलस केसियाई भी हम लोग कहते हैं। ठीक, यहाँ से लेके इसको यहाँ तक सभी को लिख लेना है। केसिन नामक प्रोटीन को छोटे छोटे बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करती है, यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, इतना पहले लिख लेना है सभी को डॉट करके। चलिए आगे चलते हैं। इस क्रिया के लिए ताजे दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा क्या करना पड़ता है, डालना पड़ता है, जिससे लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होता है ताजे दूध को उपलब्ध हो सके। मतलब ताजे दूध में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहाँ से आएगा, जब दही को उसमें डालेंगे थोड़ा सा मात्रा में तो वो बैक्टीरिया उसमें आ जाता है और ये जीवाणु अनुकूल तापमान पर कई गुना वृद्धि कर किण्वन द्वारा अपना कार्य क्या कर देता है, संपन्न कर देता है, शुरू कर देता है। ये किण्वन के द्वारा अपने अनुकूल तापमान उसको जैसे ही मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि उसका होने लगता है। इस प्रकार प्राप्त दही में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। तो दही में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन B12 पाया जाता है। एक और यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ गया कि दही में विटामिन B12 की मात्रा होती है, ऐसे ही लिखना है। दही में विटामिन B12 की मात्रा होती है डॉट करके, जिससे मानव शरीर की जरूरतें पूर्ण हो जाती है। इसके साथ साथ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है हमारे पेट में पहुंचकर अनेक प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं। अब ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हम लोग दही के सहायता से जो खाते हैं, तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, जीवाणु है, ये हमारे पेट में जाते हैं। पेट में जाकर हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं तथा हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि को क्या करता है, ये रोकता है। ये एक और फायदा करता है, जो हानिकारक जीवाणु होता है उसके वृद्धि को ये क्या कर देता है, रोक देता है। जीवाणुओं का उपयोग पनीर या चीज़ तैयार करने में प्राचीन समय में किया जा रहा था। जीवाणुओं का उपयोग से ही क्या होता है, पनीर का निर्माण किया जाता है। जीवाणुओं के ही द्वारा पनीर में विशेष प्रकार के सुगंधित लाई जाती है। उसमें जो सुगंध आता है वो जीवाणु के द्वारा ही आता है। इस क्रिया को राइपेनिंग कहते हैं। ये जो उसमें जो विशेष प्रकार की सुगंध आता है उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाणुओं के द्वारा लाया जाता है, राइपेनिंग के नाम से जानते हैं। अपनी सुगंधित संरचना एवं स्वाद के आधार पर पनीर की कई किस्में पाई जाती है। स्विस चीज़ के निर्माण में एक खास किस्म के जीवाणु इस्तेमाल किया जाता है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सार्मेनाई का उपयोग किया जाता है। इसको अब यहाँ से याद रखना है। स्विस चीज़ का मतलब वही हो गया पनीर। पनीर को ही हम लोग चीज़ कहते हैं। ठीक, इसको बनाने में कौन सा बैक्टीरिया था, इसको यहाँ से लेके
यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखना है, ठीक है। और इस बैक्टीरिया, इस जीवाणु का नाम, इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, इसलिए कि यही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, तो ये अगला डॉट इसमें लिखना था। इस जीवाणु से, चीज़ का मतलब याद रखना, याद नहीं रहेगा तो इसका मतलब पनीर होता है, ठीक। इस जीवाणु से बहुत अधिक मात्रा में CO2 गैस मुक्त होती है। जब ये बनता है उस टाइम CO2 गैस मात्रा इसमें से बहुत ज़्यादा निकलता है, जिससे स्वीज चीज़ में बड़े बड़े छिद्र हो जाते हैं और आइक्यू4 चीज़ की परिपक्व करने में एक विशेष प्रकार के कवक का उपयोग किया जाता है। इससे एक खास प्रकार की खुशबू चीज़ में आ जाता है। तो एक कवक का इस्तेमाल करके इसमें विशेष प्रकार की खुशबू लाया जाता है, इस बात को ध्यान रखें। आगे बात करते हैं, डोसा तथा इडली बनाने के लिए जो ढीला ढाला आटा प्रयोग में लाया जाता है वह जीवाणु द्वारा किण्वित किया जाता है। और ढीला ढीला कैसे होता है, तो जीवाणु द्वारा उसको किण्वित किया जाता है। किण्वित से जो CO2 गैस मुक्त होती है उसके चलते यह आटा फूला हुआ लगता है। तो किण्वित से जो उसमें जब CO2 गैस निकलता है तो आटा क्या हो जाता है, फूला फूला लगने लगता है। इस प्रकार पाव रोटी बनाने के लिए जो आटा गूंधा जाता है उसमें बैकर ईस्ट मिलाया जाता है। तो उसमें कौन सा ईस्ट मिलाते हैं, ईस्ट एक क्या है, कवक है, तो कवक मिलाया जाता है। और ईस्ट को मिलाकर, ईस्ट कवक वर्ग का एक सूक्ष्म जीव है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाव रोटी बनाने के लिए, यहाँ से लिख सकते हैं पाव रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा जाता है और उसमें बैकर ईस्ट मिलाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, बैकर के रूप में ईस्ट मिलाया जाता है। आप जानते हैं ईस्ट क्या है, एक कवक है। ये चीज़ हम पहले से बता चुके थे, यहाँ तक लिख लेना है, इसको डॉट करके यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना कि पाव रोटी फूलता कैसे है, तो उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। जो आटा गूंदा जाता है उसमें क्या मिला दिया जाता है, ईस्ट मिला दिया जाता है। ईस्ट एक प्रकार के क्या है, कवक है। इस बात को ध्यान में रखना है। विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों का निर्माण सूक्ष्म जीवों के द्वारा किण्वित कराकर किया जाता है। किण्वित प्रोसेस होता है जो सूक्ष्म जीव द्वारा बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पदार्थ बनाया जाता है। जैसे शराब भी बनाया जाता है तो किण्वित करके बनाया जाता है। उत्तरी भारत में खजूर के तने का स्राव को किण्वित, जो खजूर होता है उसका तना में जो स्रावित होता है पदार्थ, उसको किण्वित कराकर नीरा तैयार किया जाता है। दक्षिणी भारत में तोरी एक पारंपरिक पेय के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका निर्माण तार वृक्ष के तने, तार जो होता है उससे तने से वृक्ष जो स्रावित होता है उसको किण्वित कराने के बाद यह भारत के उत्तरी राज्यों में टारी के नाम से प्रचलित किया जाता है। उसको भी किण्वित किया जाता है, किण्वित करके टारी का निर्माण किया जाता है। बाष्प या सोयाबीन, मछली आदि का किण्वन कराकर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है, खाने का पदार्थ तैयार किया जाता है। इस प्रकार विश्व के विभिन्न देशों में सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रकार के घरेलू उत्पाद का निर्माण किया जाता था। हम लोग इसमें से कुछ देखें, और ये इस तरह से बहुत सारे ऐसा पदार्थ होता है जो किण्वित करके, मतलब हम लोग बहुत सारे सूक्ष्म जीव का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग खाने वाला सामान का निर्माण करते हैं। अब औद्योगिक उत्पादकों में सूक्ष्म जीव, औद्योगिक मतलब हो गया कि अब अभी से कारखाना लोग लगा देते हैं, उससे उत्पादन करते हैं, उसमें भी कुछ न कुछ में सूक्ष्म जीव का प्रयोग देखने को मिलता है। औद्योगिक दृष्टिकोण से जीवाणु अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इसके विभिन्न प्रकार के मानवीय प्रयोगों उत्पादकों के बड़े स्तर पर तैयार किया जाता है। जो मानव उपयोग करते हैं उसको बड़े स्तर पर बनाया जाता है, तो अभी से वो उद्योग में ही बनाया जाता है। व्यवसायिक स्तर मतलब पैसा कमाने के लिए सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए किण्वन या फर्मेंटर की जरूरत होती है, जो धातु का बना बड़ा पात्र होता है जिसे पूरी तरह बंद किया जा सकता है। और सूक्ष्म जीवों से तैयार विभिन्न औद्योगिक उत्पादों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। तो अब सूक्ष्म जीव से हम लोग किस किस प्रकार का चीज़ें बनाते हैं जो कि मार्केट में हम लोग उसको बेचते हैं, बेचकर पैसा कमाते हैं, तो उसी के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे जो पहला दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है, किण्वित पेय। किण्वित पेय अब क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ईस्ट के प्रयोग से अनेक प्रकार के अल्कोहलिक पेय का निर्माण किया जाता है। हम लोग पता है कि अल्कोहल लोग पीते हैं शराब के रूप में, तो अल्कोहलिक पेय का निर्माण किया जाता है ईस्ट का प्रयोग करके। किण्वित प्रक्रिया के अंत में ईस्ट इथाइल अल्कोहल बनते हैं।
ईस्ट इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है जब हम लोग किण्वित कराते हैं ईस्ट का इस्तेमाल करके, जिसके फलस्वरूप हम लोग क्या देखने को मिलता है, तो जिसके फलस्वरूप अल्कोहल पेयजल का निर्माण होता है, मतलब वही पेयजल का निर्माण तो अल्कोहल का निर्माण देखने को। तो किण्वित पेय में सबसे पहले अल्कोहल को जो बनाया जाता है, इसके प्रोसेस यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। यीस्ट का प्रयोग करके अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, जैसे ब्रांडी, विस्की, वाइन, बियर, रम, ये सब का निर्माण किया जाता है इसके द्वारा। ब्रीवर यीस्ट एक दिया हुआ है जिससे ब्रीवर यीस्ट एक दिया हुआ है जिससे पाव रोटी तैयार किया जाता है। तो ब्रीवर यीस्ट से किस क्या चीज़ बनाया जाता है, ब्रीवर्स यीस्ट जो होता है उससे पाव रोटी बनाया जाता है। का उपयोग पेय का तैयार करने, इसका पेय का भी तैयार करने, मतलब जो पीने वाला पदार्थ होता है उसको भी तैयार करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए मल्टीकृत धान्यों एवं फलों के रस को यीस्ट द्वारा किण्वन कराया जाता है। तो मल्टीकृत धान्यों या फल का कोई भी रस होता है उसके साथ किण्वन कराया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल का निर्माण होता है। तो इससे क्या बनाया जाता है, इथाइल अल्कोहल, तो इससे भी अल्कोहल ही बनाया जाता है, जिसका ज़रूरत के अनुसार तो आसवन किया जाता है या इसके बिना ही पेय तैयार किया जाता है। या तो इसका जरूरत पड़ता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, या इसके बिना ही पेय तैयार किया जाता है। आगे दिया हुआ है पेय के प्रकार उससे तैयार करने के लिए चुने गए कच्चे पदार्थ पर निर्भर करता है कि हम लोग कच्चे पदार्थ क्या ले रहे हैं। उसके हिसाब से विस्की, रम या ब्रांडी का तैयार किया जाता है किण्वन विधि द्वारा। जबकि बियर का अगर बात करेंगे या वाइन का बात करेंगे, उत्पादन बिना आसवन से होता है। तो ये सब के लिए आसवन की जरूरत पड़ता है, लेकिन ये बियर और वाइन का बात करेंगे तो इसके लिए आसवन का जरूरत नहीं पड़ता है। किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन के चलते अल्कोहलिक पेय का गुणवत्ता भी भिन्न भिन्न होता है। तो किण्वन और विभिन्न प्रकार के संसाधन, जब हम अलग अलग संसाधन का उपयोग करते हैं, अलग अलग चीज़ों से बनाकर ईस्ट मिलाकर बनाते हैं, तो उसका गुणवत्ता भी अलग अलग होता है, सब एक ही प्रकार का नहीं होता है। प्रतिजैविक और एंटीबायोटिक बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबायोटिक जो दवा होता है, उसका भी निर्माण करने में हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रतिजैविक दिया हुआ एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ का निर्माण सूक्ष्म जीवों की उपचाई क्रियाओं द्वारा होता है। सूक्ष्म जीव से उपचाई कराकर निर्माण किया जाता है, जो किसी अन्य सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक या निरोधी होता है। तो देखो, इसमें सूक्ष्म जीव का यूज किया जाता है, मतलब हम लोग के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन किसी अन्य सूक्ष्म जीव के लिए वो क्या हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है। जैसे हम लोग दवाई खाते हैं, तो दवाई में जो सूक्ष्म जीव होता है वो हम लोग के लिए फायदेमंद का काम कर रहा है, लेकिन जो बेकार का हम लोग जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हम लोग के शरीर में है, उसको ये क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। इसको उत्पादन की जानकारी 20वीं शताब्दी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण खोज है। 20वीं शताब्दी में ही इसका हम लोग जानकारी प्राप्त हुआ था, जिससे विभिन्न प्रकार के औषधियों का निर्माण होना शुरू हुआ और मानव समाज का कल्याण हुआ, जिससे आज के डेट में बहुत सारे चीज़ों का एंटीबायोटिक निकल चुका है। एंटीबायोटिक जो प्रोडक्ट है दवा के रूप में, बहुत सारे हर एक चीज़ का, लगभग बीमारी का हर एक चीज़ का हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि हमारे लिए क्या होता है, बहुत फायदेमंद होता है। एंटीबायोटिक का शब्द का मतलब बताया जा रहा है, तो इसमें दो शब्दों से बना हुआ एंटी और विरोधी। तो एंटी का मतलब होता है विरोध करना, बायो का मतलब होता है जो जीवन से रिलेटेड होता है। तो एंटी का मतलब कोई चीज़ को विरोध करने के लिए जब बनाया जाता है तो उसको एंटीबायोटिक हम लोग कहते हैं। पहले एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन की खोज, देखो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक के रूप में खोज किया गया था, किसका खोज किया जा रहा है, पेनिसिलिन के खोज किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक अगर पूछा जाए तो उसको डॉट करके हम लोग लिख सकते हैं कि एंटीबायोटिक का निर्माण, कहीं पर भी कुछ भी हेडिंग डाल कर लिख सकते हैं। तो पहले एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन की खोज की गई थी, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, यहाँ तक लिख लेना है।
जब वे एक जीवाणु स्टेफिलोकोकस पर अपना शोध कार्य कर रहे थे तो एक पेप्ट्री प्लेट जो धुली हुई नहीं थी उसमें स्टेफिलोकोकस जीवाणु की वृद्धि नहीं हुई थी। गौर से देखने पर उन्होंने पाया कि उस गंदे पेट्री प्लेट में पेनिसिलिन नोटेटस नामक मॉडल उत्पन्न हो गए हैं, जिससे जीवाणु की वृद्धि क्या हो गया, रुक गया है। तो उस जीवाणु की वृद्धि कराने के लिए कुछ उस पर कार्य कर रहे थे, लेकिन उसके प्लेट पर उस पर क्या हो गया था, तो पेनिसिलिन गिर गया था, जिसके कारण उस जीवाणु को वहाँ पे वृद्धि करने नहीं दे रहा था। तो उसके बाद अध्ययन से पता ज्ञात हुआ कि मोल्ड एक रसायन पेनिसिलिन पैदा करता है जो जीवाणु को बढ़ने नहीं देता है। इसे बाद में अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे ने एक शक्तिशाली प्रतिजैवी के रूप में इसका प्रतिस्थापित किया, और इस खोज के लिए फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरे के संयुक्त रूप से 1945 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान घायल अमेरिकी सैनिकों को उपचार में इसका प्रयोग भी किया गया बहुत ज़्यादा। तो बहुत लोग जो घायल हो रहे थे तो उनको ये प्रतिजैविक के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में दिया जा रहा था। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन का आविष्कार के बाद अलग अलग सूक्ष्मजीवों से अनेक प्रतिजैविकों का तैयार करना सफलता मिलने लगी। इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे काली खांसी, लेप्रोसी, प्लेग, डिप्थेरिया आदि भयानक रोगों का उपचार में सफलता मिली। अधिकतर प्रतिजैविक जीवाणु से प्राप्त होते हैं। जितना भी प्रतिजैविक बनता है, जितना भी एंटीबायोटिक दवा बनता है, एंटीबायोटिक दवा बनता है, वो सब के सब लगभग जीवाणु से ही बनता है। और अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग हम लोग एंटीबायोटिक जो दवा बनाते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं का प्रयोग करते हैं। इस तालिका में दिया हुआ है कि कौन सा प्रतिजैविक में कौन सा जीवाणु होता है। तो कौन सा प्रतिजैविक में कौन सा जीवाणु होता है, तो इस टेबल को सभी को बना लेना है। इसमें ये पता होना चाहिए कौन सा प्रतिजैविक में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। ठीक, इसलिए ये टेबल को याद रखना जरूरी है। कहीं से भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे दिखा, जैसे जैसे विभिन्न रोगों का बचाव के लिए प्रतिजैविक की खोज होते जा रही है, वैसे वैसे मनुष्य की मृत्यु दरों में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। मनुष्य कम मर रहे। पहले क्या होता था, कोई भी बीमारी होता था उसके प्रति कोई भी एंटीबॉडी नहीं था, तो वैसे कि मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी आराम से। इसी जीवाणु के कारण आज के डेट में बहुत सारे वैक्सीन का भी निर्माण किया जा रहा है। जिसे दिया हुआ है, जैसे हैजा, टाइफाइड, चेचक आदि रोगों के लिए वैक्सीन का भी निर्माण किया जा रहा है। तो आगे और दिया हुआ है रसायन, एंजाइम और जैव सक्रिय अणु के लिए, उसमें भी जीवाणु का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ से हम लोग यहाँ का जो पार्ट है इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ से करेंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।